स्टूडेंट्स, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है कंपनी का, जो कि है 0.5:1। अब आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। तो इनमें से जो ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन इस रेशियो को इंक्रीज करेगी, कौन सी ट्रांजैक्शन इस रेशियो को डिक्रीज करेगी और कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहली ट्रांजैक्शन है वो है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले आप डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा और कैश बढ़ेगा, ये मानते हुए कि इन्हें फॉर कैश इशू किया गया है। तो कैश तो एक करंट एसेट है, उसका तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बढ़ने से, लेकिन जो शेयर होल्डर्स फंड बढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से हमारा ये रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी रेशियो या किसी भी फ्रैक्शन का अगर सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वो रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहली ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से हमारा रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। अब बात करें अगली ट्रांजैक्शन की। ये है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, इसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो एक कैश है और दूसरा डेटर्स है। तो कैश और डेटर दोनों ही करंट एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट बढ़ भी रही है, करंट एसेट कम भी हो रही है, तो इससे करंट एसेट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही हमारे रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे रेशियो में तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड आते हैं और ना ही इस ट्रांजैक्शन से हमारी नॉन करंट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, ना ही हमारे शेयर होल्डर फंड पे फ़र्क पड़ रहा है। तो यानी हमारा इस ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। इसमें कहा गया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जिस ईयर में डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना होता है उस ईयर वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, उस साल वो करंट लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, अब इनका रिडम्पशन जब किया गया होगा तो इसकी वजह से करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई होगी और साथ के साथ जो है हमारा करंट एसेट भी डिक्रीज हो गया होगा। अब जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के अकाउंट हैं, ना ही हमारा इसमें नॉन करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है, ना ही कोई शेयर होल्डर फंड इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी हमारे रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथी और आखिरी ट्रांजैक्शन देख लीजिए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया जाएगा तो यहाँ पर एक करंट एसेट इन्वॉल्व है गुड्स यानी स्टॉक, और दूसरा करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है यानी क्रेडिटर्स। दोनों ही बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है स्टूडेंट्स कि ना ही इस ट्रांजैक्शन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है, ना ही कोई शेयर होल्डर्स फंड इन्वॉल्व है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई आइटम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी हमारे रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्लेनेशंस हैं फॉर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। केवल पहली ट्रांजैक्शन ही ऐसी है जिसकी वजह से हमारा रेशियो जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस में क्योंकि जो भी इन्वॉल्व है वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ या ओनली करंट एसेट्स ही हैं, तो इनसे करंट रेशियोज़ पे तो अफेक्ट पड़ सकता है इन ट्रांजैक्शन पे, करंट रेशियो पे, बट हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।